हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर अपडेट वीडियो के साथ आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान गुरु में। फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं एमपीपीएससी की तरफ से निकली हुई उस वैकेंसी के बारे में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, जिसका नोटिफिकेशन और फॉर्म पड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। और आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि इस फॉर्म को डालने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की आपको आवश्यकता है, एज लिमिट क्या है आपका जो है, और सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है, कितना पोस्ट किस सब्जेक्ट के लिए रखा गया है। फुल डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है। आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करेंगे तो कोई भी डिटेल मिस रह जाएगी और आप जो है फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको जो है इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ दी गई हैं। फॉर्म जो है 27/2/2025 से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वो 26/3/2025। और आपको बताएं कि पेमेंट फीस का लास्ट डेट भी 26/3/2025 है। इसका एग्जाम डेट 1/6/2025 है। वहीं एडमिट कार्ड आपके जो है 23/5/2025 तक साइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और इसका जो जनरल और अदर स्टेट वालों के लिए जो फीस है वो 500 रुपए चालान फीस है। वहीं उसके साथ इसमें पोर्टल चार्ज भी जोड़ा गया है 40 रुपए का, तो वो भी इसमें ऐड होकर पेमेंट करना है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकल हैंडीकैप्ड जो एमपी के रहने वाले हैं उन कैंडिडेट के लिए जो है फीस 250 रुपए है। वहीं ये पेमेंट जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको पेमेंट कर देना है। इस वैकेंसी के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 21 साल से लेकर 40 साल तक कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। वहीं जो डेट कैलकुलेशन होगा वो 1/1/2025 से किया जाएगा। एज रिलैक्शन भी है, लेकिन एज रिलैक्शन जो है जो एमपी में रह रहे हैं उन्हीं कैंडिडेट्स को मिल पाएगा। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी रखी गई है 1930 टोटल पोस्ट इसमें अवेलेबल है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है वो कैंडिडेट जो है मास्टर डिग्री उसके पास कंप्लीट होनी चाहिए, वो भी 55% के साथ में। और उसके साथ में उसको यूजीसी, सीएसआईआर, नेट, सेट इनमें से कोई एक एग्जाम पास होना कंपलसरी है। और सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी कि कितनी वैकेंसी किस पोस्ट के लिए अवेलेबल है। तो ये जो वैकेंसी है वो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है। आपके सामने पूरा डिटेल दिया गया है कि किस सब्जेक्ट के लिए कितना वैकेंसी यहाँ है। आपको पूरा नोटिफिकेशन में एक बार चेक कर लेना है जिस सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के लिए कितना वैकेंसी है, और आपको चेक करने के बाद आपको जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये था फुल डिटेल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए। अब चलते हैं मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर जहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करने के बाद आप जो है मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां आने के बाद अगर आपने जो है पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप जो है करने के बाद आप उस रजिस्ट्रेशन को अगर भूल गए हैं, नो योर एप्लीकेशन नंबर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, करने के बाद आपको यहां अपना एग्जामिनेशन नेम डालना है। डालने के बाद अपना फर्स्ट नेम टाइप कर देना है, वहीं लास्ट नेम टाइप कर देना है और मदर नेम टाइप करना है। टाइप करने के बाद जन्म तिथि को टाइप करना है, यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, आप एमपी से हैं या अदर। अगर डोमिसाइल एमपी से है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा जैसे ही आप मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आने के बाद आपके सामने कई टाइप की वैकेंसी यहाँ निकली हुई हैं, जिन वैकेंसियों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं और लास्ट डेट लिखा हुआ है और जो है एडिट करने का डेट भी लिखा हुआ है। डुप्लीकेट रिसिप्ट एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस भी लिखा हुआ है। यहाँ जो है आप ऑफिशियल पेज पर स्क्रॉल बार पर क्लिक करके स्टेप वाइज अपनी वैकेंसी को चेक करते हुए नीचे आते जाएंगे। आने के बाद आपको अपना वैकेंसी यहाँ चेक कर लेना है कि आप किस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। उस वैकेंसी में जो है सब्जेक्ट वाइज जो है आपको यहाँ वैकेंसी वो दी हुई है। आप जिस सब्जेक्ट से वैकेंसी के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सपोज मान के चलिए आप जो है सहायक अध्यापक गणित परीक्षा वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। जो फॉर्म है वो 27 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वो 26 मार्च 2025 है। तो आपको अप्लाई करने के लिए एक्शन वाले सामने ही एक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, करने के बाद आपके सामने जो है जिस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं सहायक
प्राध्यापक गणित परीक्षा 2024, यहाँ जो है उस वैकेंसी का नाम आ जाएगा। आने के बाद आपको जो है अभ्यर्थी की घोषणा वाले ऑप्शन पर, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको जो है ये विज्ञापन क्रमांक जो है, ये जो हाईलाइट हो रहा है, इस पर क्लिक करके पूरा विज्ञापन आपको एक बार पढ़ के देख लेना है, और पढ़ने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। आने के बाद आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, करने के बाद आपके सामने जो फॉर्म है वो पूरा आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ आने के बाद पद का नाम आपके सामने लिखकर आ चुका है कि आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स के लिए ऑप्शन सेलेक्ट किया है आपने। यहाँ जो है स्नातकोत्तर परीक्षा का विषय, सह विषय का नाम, यहाँ वो विषय सेलेक्ट करना है आपको जिस विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो यहाँ उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या अभ्यर्थी स्नातकोत्तर में अनुग्रहांक ग्रेस मार्क के साथ उत्तीर्ण है? अगर वो ग्रेस के साथ पास हुआ है तो यस करना है, और अगर नहीं हुआ है, वैसे ही नॉर्मल पास हो गया है, तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद व्यक्तिगत विवरण वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको जो है जो भी टाइप करना है वो हाई स्कूल की अंक सूची में अंकित नाम ही दर्ज करें। आपको जो है हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ डिटेल फिल करना है। यहाँ अभ्यर्थी का फर्स्ट नाम आपको टाइप करना है, यहाँ आपको उसका मध्य नाम टाइप करना है, और यहाँ जो है अंतिम नाम टाइप कर देना है जो सरनेम होता है। उसके बाद आपको जो है मेल फीमेल जो भी जेंडर है उसको सेलेक्ट करना है। करने के बाद आपको जन्मतिथि सेलेक्ट करना है। करने के बाद जैसे ही जन्मतिथि यहां से सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो है 1/1/2025 को कितनी आयु है वो यहां निकल के आ जाएगी। आने के बाद अपने पिता का नाम यहाँ इस वाले कॉलम में टाइप करना है। उसके बाद माता का नाम आपको इस वाले कॉलम में टाइप करना है। करने के बाद विवाह से संबंधित वाला विवरण आ जाएगा। क्या अभ्यर्थी विवाहित है? अगर विवाहित है तो यस करेंगे, और करने के बाद आपको अगर महिला है तो अपने पति का नाम टाइप करना है। उसके बाद जीवित बच्चों की संख्या यहाँ टाइप करनी है। अंतिम बच्चे की जन्मतिथि यहाँ टाइप करनी है। उसके बाद क्या अंतिम बच्चे जुड़वा हैं? अगर हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद क्या अभ्यर्थी विधवा, तलाकशुदा या परित्याग महिला है? अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। और अगर वो विवाहित नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये वाले कॉलम जो है डिसेबल हो जाएंगे, हाईलाइट नहीं होंगे। उसके बाद मूल सूचना का विवरण वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ आने के बाद आपको क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का निवासी है? अगर है तो यस करना है, और करने के बाद आप जो है ये वाली कैटेगरी वाले ऑप्शन सभी खुल जाएंगे, उसको जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। लेकिन अगर वो मध्य प्रदेश का निवासी नहीं है, जैसे ही नो पर क्लिक करेंगे, करने के बाद आपको केवल जनरल वाला ऑप्शन हाईलाइट होकर आएगा। अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो एमपी में फॉर्म डालने के लिए जनरल से ही आप जो है अप्रूव किए जाएंगे। उसके बाद आप जो है क्या अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में आते हैं? क्रीमी लेयर में वो कैंडिडेट आते हैं जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा होती है, और जो 8 लाख रुपए से कम इनकम वाले होते हैं वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो अगर क्रीमी लेयर में आते हैं तो यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको अगर यहाँ यस किए होते तो आप जो है एससी, एसटी जो भी कॉलम आप सेलेक्ट करते तो आप यहाँ अपनी जाति को मेंशन करेंगे, और अगर नो किए हैं तो यहाँ जाति कोई भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दिव्यांगता का विवरण वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% या अधिक दिव्यांग है? अगर विकलांग है तो यस करके, और करने के बाद आपको यहाँ उसका और डिटेल देना होता है। क्या अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है? तो यहाँ जो है वो अगर किया गया है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर किया है तो यस करना है, और यस करने के बाद आपको यहाँ दिव्यांगता का प्रकार आपको टाइप करना है, किस टाइप की विकलांगता है। उसके बाद यहाँ प्रतिशत लिखना है। प्रतिशत के बाद आपको वो प्रमाण पत्र जो है उसका क्रमांक यहाँ टाइप कर देना है। दिव्यांगता जो विकलांग सर्टिफिकेट है जारी होने की दिनांक टाइप कर देनी है। क्या अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में भूतल स्थित कक्ष में बैठने की सुविधा की आवश्यकता है? क्या आपको जो है जमीन पर बैठने की अगर आवश्यकता है तो यस करना है, नहीं तो आप कुर्सी पर अगर बैठ सकते हैं तो वो भी आप बैठ सकते हैं। अगर आवश्यकता है तो यस करेंगे, और नहीं तो आप नो कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो यहाँ नो पर क्लिक कर देंगे। ये वाले कॉलम सभी डिसेबल हो जाएंगे। उसके बाद में अन्य विवरण वाले ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ आने के बाद क्या अभ्यर्थी कभी सेवा में पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है? अगर किए गए हैं दंडित कभी भी किसी भी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको यहाँ यस करना है। अगर नहीं किए गए हैं तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की वर्जित अवधि में है? अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मंडल स्वशासी संस्थाओं में सेवारत है? अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है? अगर है तो यस करना है,
अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। क्या अभ्यर्थी सेवारत है तो नियुक्त अधिकारी को सूचित किया है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप जो है उस विभाग के अधिकारी को आपने सूचित कर दिया है तो यस करना है, नहीं किया है तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण। यहाँ जो है क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण है। अगर है तो यस करना है, और करने के बाद आपको जो है किस जिले में आपका पंजीकरण हुआ है वो जिला आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पंजीकरण संख्या टाइप कर देनी है, यहाँ पंजीकरण का क्रमांक टाइप कर देना है, और अगर नहीं है तो आपको जो है नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके पास भूतपूर्व सैनिक का विवरण आ जाएगा। यहाँ जो है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं। अगर हैं तो यस करना है, और करने के बाद आपको नियुक्ति की तिथि और उसका जो है सेवानिवृत्त की तिथि आपको टाइप कर देनी है। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है, और करने के बाद आपके सामने ये वाले ऑप्शन भी डिसेबल हो जाएंगे। उसके बाद आय सीमा के प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण में ये वाला ऑप्शन आपके सामने हाईलाइट होकर नहीं आया, डिसेबल है। उसके बाद में इस वाले ऑप्शन क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी है। अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य विवरण। क्या अभ्यर्थी ने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक अध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है, एवं किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे, तथा अभ्यर्थी ने उसी विषय में सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर रहा है, तो यहाँ यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में अगर यहाँ यस करते तो यदि हाँ तो अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित गणना पत्रक के आधार पर देय वरीयता अंक का यहाँ उल्लेख किया जाता। और इस वाले ऑप्शन में आपको यदि हाँ अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित गणना पत्रक के आधार पर प्राप्त आय सीमा में छूट का उल्लेख करें वाले ऑप्शन में यहाँ जो है वर्ष आपको लिखना पड़ता। उसके बाद आवेदित पद हेतु तो अनिवार्य अर्हता का विवरण। यहाँ जो है आपने जो भी कर रखा है नेट, सेट और पीएचडी, तो उस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ अपना उसका सब्जेक्ट टाइप कर देना है, किस सब्जेक्ट से आपने नेट किया है या सेट किया है, पीएचडी जो भी किया है। उसके बाद उत्तीर्ण दिनांक लिखना है, और यहाँ रोल नंबर उसका टाइप कर देना है। उसके बाद शैक्षणिक विवरण आ जाएगा। शैक्षणिक विवरण में आपको यहाँ उत्तीर्ण परीक्षा के नाम में आपको अपना हाई स्कूल यहाँ लिख देना है। उसके बाद में आपका ग्रेड सिस्टम था या डिवीजन सिस्टम था वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ टोटल सब्जेक्ट आपके पास जो भी थे वो टाइप कर देने हैं। उसके बाद पूर्णांक यहाँ टाइप करना है। उसके बाद प्राप्तांक यहाँ पे टाइप कर देना है, और प्रतिशत ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। यहाँ आपको डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। और करने के बाद आपको जो है यहाँ जो बोर्ड, संस्थान एवं विश्वविद्यालय का नाम, इन तीनों में से आपको कोई सा भी एक टाइप कर देना है। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष यहाँ टाइप करना है। उसके बाद में प्रमाण पत्र में अंकित रोल नंबर यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद में सेम वही प्रोसेस है, आपको यहाँ उत्तीर्ण परीक्षा का नाम यहाँ इंटरमीडिएट टाइप करना है। उसके बाद में ग्रेड सीजीपी जो भी है वो टाइप करना है। सेम इसी टाइप से पूरा डिटेल यहाँ 1 बाय 1 करके आपको फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ स्नातक का आपको लिखना है। उसके बाद में आपको यहाँ स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री का डिटेल लिखना है अपना। यहाँ एमए एमएससी जो भी किया है वो यहाँ लिख देना है। उसके बाद ग्रेड सिस्टम था या डिवीजन था वो इनमें से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको मैथमेटिक्स से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स ऑटोमेटिक यहाँ सब्जेक्ट लिख कर आ जाएगा। पूर्णांक लिखना है, प्राप्तांक लिखना है, प्रतिशत ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। उसके बाद में आपको डिवीजन यहाँ से सेलेक्ट करना है। करने के बाद आपको जो बोर्ड का नाम, संस्थान का या विश्वविद्यालय के नाम में से तीनों में से एक कोई सा भी नाम टाइप कर देना है। उसके बाद वर्ष यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको रोल नंबर यहाँ टाइप कर देना है। करने के बाद में यदि यहाँ पे ग्रेड सीजीपीए के संदर्भ में मेरे द्वारा अंकित प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप है, इसमें किसी भी विसंगति है तो पूर्णतः उत्तरदायी रहूंगा। आपने जो इतना डिटेल जो भी यहाँ पे फीड किया है वो सब के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, तो यहाँ पे ये सब क्लिक कर देना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद आपके सामने जो है परीक्षा शहर का विवरण आ जाएगा। यहाँ जो है आपको अपने परीक्षा के लिए शहर को सेलेक्ट कर लेना है। आप किस जगह पे परीक्षा देना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में परीक्षा केंद्र के शहर का द्वितीय विकल्प आपको यहाँ पे चुनना है, जो भी आप जहां भी देना चाहते हैं। उसके बाद में तृतीय विकल्प चुनना है। उसके बाद में चतुर्थ विकल्प चुनना है। चारों को 1 बाय 1 करके चूज कर लेना है। करने के बाद सेना का विवरण ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। वहां पे ऑप्शन होता है यस वाला, तो ये ऑप्शन हाईलाइट होकर आ जाता है। लेकिन आपने जो है वो ऑप्शन नो कर रखा है, तो यहाँ कोई भी हाईलाइट होके नहीं आएगा। यहाँ कुछ फिल नहीं करना है, सब डिसेबल है। उसके बाद नीचे आना है।
उसके बाद में है मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य तथा अभ्यर्थी ने उसी विषय में सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया है, उसका विवरण यहाँ टाइप कर देना है अगर ऐसा किया है तो। नहीं तो आपको यहाँ वो टाइप नहीं करना है, लेकिन मैंने यहाँ यस कर दिया था तो वो ऑप्शन यहाँ स्टार लग कर आया है, तो आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा। आपको शैक्षणिक सत्र आपको टाइप करना है, किस सत्र में आपने किया है। उसके बाद में शासकीय महाविद्यालय का नाम यहाँ टाइप कर देना है, आपने कब से कब तक किया है वो टाइप कर देना है। और अगर आप कार्य सेवा में निरंतर कार्य कर रहे हैं तो यहाँ वो लिख देना है, अगर नहीं कर रहे हैं तो रहने का कारण यहाँ लिख देना है। उसके बाद प्रमाण पत्र क्रमांक आपको टाइप कर देना है। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं चाहते हैं तो आपको ऊपर आना है स्क्रॉल करके, और इस वाले ऑप्शन पर जो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासकीय महाविद्यालयों में, तो यहाँ इस वाले ऑप्शन पर आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपके सामने वो वाला जो ऑप्शन है वो हाईलाइट होकर नहीं आएगा। उसके बाद हम बैंक विवरण वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ जो है केवल स्वयं के खाते का विवरण ही देवें, किसी अन्य के बैंक खाते में भुगतान संभव नहीं होगा। तो आपको यहाँ अपना ही अकाउंट नंबर टाइप करना है, बैंक का नाम यहाँ लिख देना है पूरा, जो भी जिस बैंक में आपका खाता है। उसके बाद आईएफएससी कोड को टाइप कर देना है, शाखा का नाम यहाँ लिख देना है और शाखा का जो आईएफएससी कोड है वो आपको टाइप कर देना है। उसके बाद बैंक धारक का नाम क्या है उस खाते में वो यहाँ टाइप करना है, खाते का नंबर टाइप करना है और उस पासबुक को स्कैन करने के बाद आप जो जेपीजी फॉर्मेट में और अधिकतम जो है 200 केबी फाइल का साइज होना चाहिए, यहाँ जो है अपलोड कर देना है। वर्तमान पता पत्राचार हेतु वाले ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ जो है आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ जो आपको जिला टाइप कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ विलेज पोस्ट थाना जो भी है पूरा टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पिन कोड टाइप करना है। कोई पहचान चिन्ह आपके मकान के पास में हो तो वो टाइप कर देना है। उसके बाद में क्या वर्तमान पता पत्राचार हेतु और स्थायी पता समान है, तो अगर ये दोनों ही स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो यहाँ जो है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और करने के बाद जो ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिक यहाँ नीचे फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ अभ्यर्थी का फोटो अपलोड करना है। फोटो का जो फॉर्मेट है वो जेपीजी फॉर्मेट में है और जो न्यूनतम साइज है फोटो का वो 20 केबी तक होना चाहिए, अधिकतम 100 केबी होना चाहिए। तो आपको जो फोटो का साइज है वो इसके बीच में ही रखना है और जेपीजी फॉर्मेट में फाइल को अपलोड कर देना है। उसके बाद में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ जो है जो सिग्नेचर है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज जो है वही 20 केबी से लेकर 100 केबी तक होना चाहिए। और दोनों ही फाइल अपलोड करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोनों ही ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्या अभ्यर्थी ने अपना फोटो उचित स्थान पर संलग्न किया है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोनों जगह पे ऐसे ही सिग्नेचर पकड़ना है और करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, यहाँ ईमेल आईडी टाइप करनी है और करने के बाद घोषणा पत्र पर क्लिक करने के बाद कैप्चा टाइप करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डिटेल, ओके पर क्लिक करना है। करने के बाद आपके सामने जो आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, बाकी का पूरा डिटेल यहाँ लिखकर आ जाएगा। उसे एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने पूरा फॉर्म फिल होकर आ चुका है। यहाँ जो है आवेदन क्रमांक नंबर आपके सामने लिखकर आ चुका है, विज्ञापन संख्या लिख के आई है, आपने किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है और वो भी लिख के आया है, पूरा नाम, पिता का नाम, पूरा डिटेल यहाँ फिल होकर आ चुकी है। कंप्लीट फॉर्म हो चुका है। अब यहाँ लिख के आ रहा है कि फीस प्राप्त नहीं हुई है। पूरा फॉर्म फिल हो चुका है लेकिन अभी भी फीस पेमेंट नहीं हुआ है। तो आपको जो है फीस पेमेंट के लिए प्रोसेस टू फीस पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको बता दें फ्रेंड्स, जो फीस का शुल्क है वो हमारा 500 रुपए फीस है अदर स्टेट के लिए, लेकिन जो पोर्टल चार्ज है वो 40 रुपए यहाँ ऐड होकर आया है। वही जो टोटल भुगतान राशि है वो 540 रुपए पे करनी है। अगर एमपी का कैंडिडेट अगर फॉर्म फिल करता तो उसको कैटेगरी वाइज फीस पेमेंट करना पड़ता। चलिए आपको पेमेंट करना बताते हैं। इसमें प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करना है और यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कई टाइप के ऑप्शन पेमेंट के लिए खुलकर आ जाएंगे। नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, यूपीआई है। तो आपको जिस ऑप्शन से पेमेंट करना है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आपके पास डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग नहीं है तो यूपीआई वाले ऑप्शन पर सिंपल क्लिक कर देना है, क्योंकि आप फोन पे, गूगल पे जो भी आप चलाते हैं उस टाइप से आप जो है इसका पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। करने के बाद पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और जैसे यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, करने के बाद
आपके सामने जो है एक क्यूआर कोड आ जाएगा। उस क्यूआर कोड को अपने फोन पे, गूगल पे या जो भी यूपीआई चलाते हैं उसको स्कैन करने के बाद आपको इसका पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपके सामने जो है फॉर्म फिल होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा और जहां लिख के आ रहा था कि अभी पेमेंट नहीं हुआ है वहां पेमेंट कंप्लीट करके आ जाएगा, प्रीव्यू आ जाएगा। उसका फॉर्म का प्रिंट निकाल के आपको रख लेना है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। फॉर्म का पेमेंट करते समय अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है, पेमेंट कट जाता है लेकिन पेमेंट चढ़ के नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, दोबारा से फिर उसी बैक ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। आने के बाद जहां से आपने फॉर्म को अप्लाई किया था उसी जगह जाना है। जाने के बाद यहाँ जो है एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया है, जहां से हमने अप्लाई किया था एक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उसके बाद में ऑप्शन है पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म। जहां फॉर्म फिल हो चुका है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, उस कंडीशन में इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ अपनी एप्लीकेशन में अगर एडिट करना है तो जो है 4 मार्च से लेके और आप जो 28 मार्च तक अपने फॉर्म में एडिट भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन यहाँ है। उसके बाद में पेमेंट कट जाता है, अगर पेमेंट चढ़ के नहीं आता है तो डुप्लीकेट रिसेप्ट पर जाकर एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस पर यहाँ आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है, अपना जो है एंटर डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप कर देना है, कैप्चा टाइप करना है, लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। तो जो भी प्रोसेस है आपके सामने खुलकर आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था फुल वीडियो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का, स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म आपको फिल कर देना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।